लर्निंग जो है ना वो आपने दूसरे की कॉस्ट पे करनी है, सही। वो अपनी कॉस्ट पे नहीं करनी। हाउ शुड वी रिकॉग्नाइज कि ये क्लाइंट लो बजट है? सेल्स कोई भी एक डिफाइंड स्ट्रेटेजी नहीं है। हर बंदे को उसकी अटेंशन रिक्वायर्ड है, वो आपने देनी है। हर बंदे को उसकी पर्सनलाइजेशन रिक्वायर्ड है, वो आपने देनी है। हर बंदे के लिए आपको नई स्ट्रेटेजी मेकअप करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन और एट अ टाइम आपको करनी पड़ेगी। जुबैर बिन हुसैन 26 इयर्स ओल्ड बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे करियर का आगाज किया और मूविंग फॉरवर्ड मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को लीड सिर्फ 1.5 साल में $500,000 रेवेन्यू जनरेट किया। करंटली उन्होंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया डाइवर्सिटी, जिसमें वो 3 कोर पिलर सर्विसेज दे रहा है, फ्रॉम डेवलपमेंट टू मार्केटिंग टू बिजनेस डेवलपमेंट अंडर वन रूफ। आज की इस वीडियो में उनसे ये सब जानेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जिससे उन्होंने ये रेवेन्यू जनरेट किया और कंपनीज को एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया। स्कैमर क्लेम क्या करता है? वो कहता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पैसे कमाना सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा जुबैर भाई, बिफोर वी गो डीपर इनटू दिस डिस्कशन, कैन यू प्लीज़ गिव अस अ क्विक कॉन्टेक्स्ट? जुबैर हुसैन कौन है, क्या करता है और मेरी ऑडियंस को किस तरह की वैल्यूज़ वो प्रोवाइड कर सकता है? जी कामरान, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमें मौका दिया, आप तशरीफ़ लाए। माई प्लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए बहुत शुक्रिया। और बेसिकली ज़ुबैर, इट्स बीन 5 इयर्स और मैं इसमें सेल्स ओरिएंटेड पर्सन के तौर पे काम कर रहा हूँ, बिज़नेस डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटर के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैं एज अ मीडिया बायर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब मैंने ये जो कम्बिनेशन बनाया है, ये कंप्लीट पैकेज है, ये सेल्स और मार्केटिंग का कम्बिनेशन। अब इसे थोड़ा आसान जुबान में समझाएं। आपने तो माशाल्लाह इतने फील्ड्स के नाम ले दिए हैं, लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए जुबैर हुसैन कौन अच्छा, है? ये मीडिया बाइंग जो है ये इंटरनेशनली नोन टर्म है, इधर बहुत कम यूज होती है। आप डिजिटल मार्केटिंग की इंटरनेशनल फॉर्म समझ लें तो वो मीडिया बाइंग। ओके। परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ट्रैकिंग वो एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट KPIs और सिस्टम होता है जो एक। अगर आप मुझे सिंपल एक वर्ड में बताएं, जुबैर हुसैन कौन है? A sales driven person, a business development oriented person. ओके, This is Zubair Hussain. ओके, ठीक है जुबैर भाई, मुझे लगता है आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी? अच्छा यार, बेसिकली मैं इसमें सेल्स में एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया था, एक्सीडेंटली आया था, लेकिन उसका जो आउटकम निकला वो अच्छा निकला सेल्स का। सही। और बहरहाल सेल्स नहीं, हम बिजनेस डेवलपमेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन है हमारी लोकल इंडस्ट्री में भी। सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट को ये एक चीज़ नहीं समझते हैं, समझना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट, एक जहत जो है वो सेल्स है। क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट एज अ होल जो है वो एक अलग डोमेन है, डिपार्टमेंट है, उसमें मार्केटिंग भी है, उसमें मार्केटिंग रिसर्च है, एनालिसिस है, दूसरी सारी चीज़ें, वो सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है बिजनेस डेवलपमेंट का वो सेल्स है। तो इसमें एक टफ जर्नी है। सेल्स जो है बहुत अंडररेटेड है हमारी लोकल इंडस्ट्री में। ग्लैमरस भी बहुत है ना, अगर बाहर से कोई बंदा देखता है तो। ये ग्लैमरस नहीं है, ये बहुत ओवररेटेड है, ये बहुत प्रेशराइज्ड फील्ड है, ये बहुत मेजर फील्ड है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ, जाहिर बात है इसी पे तो कंपनी डिपेंड कर रही है कि अगर स्टेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी इसी की बेसिस पे है सर। लेकिन वही इसको समहाउ नहीं उस तरह से, मैं जैसे कह रहा हूँ, उसको अंडररेट किया जाता है। तो ये एक मेरी भी लड़ाई रहती है, क्योंकि स्टेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो इधर से शुरू है। सही। सेल्स चलेगी तो आपके बाकी सारी चीजें चलेंगी। ये तो है, वही ना कि क्लाइंट आएगा तो फिर ही आप आगे टीम हायर करेंगे। जो भी है, आपकी प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज हैं, वट एवर योर बिजनेस की जो सेल्स जब तक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगी तो ग्रोथ की तरफ आप नहीं जाएगी। वेल इंटरेस्टिंग जुबैर भाई, लेकिन अच्छा, अगर मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि आपने स्टार्टिंग से जॉब से स्टार्ट किया था या अपना ही स्टार्टिंग से बिजनेस करना? जॉब से किया था। अल्टीमेटली करना भी स्टार्ट जॉब से ही चाहिए। जाहिर है आपने एक्सपोजर करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, इन डेप्थ उसकी एनालिसिस और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। असल चीज़ जो मेरे लिए इसमें ना ज़रूरी, ये जो समझनी चाहिए जूनियर्स को, नए आने वाले लोगों को, कि लर्निंग जो है ना, लर्निंग किसी भी चीज़ वो आपने दूसरे की कॉस्ट पे करनी। सही। वो अपनी कॉस्ट पे नहीं करनी, वो किसी के पैसों पे आपने करनी। और जब तो ये तो उसके साथ नहीं, उसमें आपने अपनी आउटपुट भी देनी। अच्छा, कोई ज्यादती वाली बात नहीं, उसमें आपने उसको बिजनेस भी देना है, आपने उसको भी हेल्प आउट करना है, ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए तो किस तरह पहली जॉब कैसे मिली, कहाँ से स्टार्ट किया?
IT सेल्स में इसमें जॉब से स्टार्ट किया और बिजनेस डिपार्टमेंट को पहले एज अ एसोसिएट काम किया और फिर अल्टीमेटली मैनेजर के रोल पे शिफ्ट किया, टीम को लीड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, टीम बिजनेस स्ट्रक्चर बेहतर किया, सेल्स अच्छी लेके आए और फिर अल्टीमेटली उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो अभी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना बिजनेस कर रहे हैं? अभी विद इन लाइक 3 months बैक मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने जॉब नहीं करनी। अल्टीमेटली अब ये एक क्लियर माइंड के साथ अब ये डिसीजन आसान है कि आप नहीं, ये मुश्किल एक हैंडसम अमाउंट को छोड़ दें एकदम? हाँ, ये मुश्किल डिसीजन है, लेकिन मजा भी इसमें है ना, फिर आपको थोड़ी बहुत तो उसमें फिर रिस्क भी है। रिस्क नहीं वैसे कहना चाहिए, इसमें बस एक टफ डिसीजन होता है, वो आपने लेना होता है वंस फॉर ऑल। वो एक दफ़ा आपने लेना होता है और वो अल्टीमेटली बस फिर उस पर स्टैंड करना। अब के लिए क्या मतलब मुश्किलात चल रही हैं या क्या सिस्टम? नहीं, उसमें मुश्किलात शुरू में बस असल में हमने इस जो मुश्किल फेज होता है ना, क्विट करके और फिर आपने खुद को एनालाइज करना होता है, रुकना होता है। सबर ये होता है, रुक के आपने रीएनालाइज करना होता है खुद को। अब एनालाइज करके अब आपने अपने लिए एरिया फाइंड करना है और उसमें फिर आपने, जैसे अब मैं मसलन अभी मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैंने किसी पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, अपने ऊपर ही करना है जो अपना। लेकिन वो टाइम ज़ाया तो ना आपके, आपको वो पे कर रहा है आपके टाइम का। फिर भी उस बिजनेस की ग्रोथ और जॉब की ग्रोथ में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, ये तो उसमें अब मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे। सही। मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। सही। मैं लेकिन उनमें मैं बहुत थोड़ा सा टाइम देके उनके फनल्स को, उनके फ्लोज को, या जो भी उनका बिजनेस स्ट्रक्चर है, बिजनेस डेवलपमेंट पे वीक है, सेल्स पे वीक है, या जिस भी एस्पेक्ट पे वीक है उस पे मैं काम करूँ और उनको हेल्प आउट करूँ, स्टार्टअप्स को या स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को। ठीक है जुबैर भाई, अब स्टार्ट करते हैं कि आपने अपना पहला क्लाइंट कैसे लिया? अच्छा, पहला क्लाइंट बड़े मज़े की बात थी, वो लो बजटेड क्लाइंट था ओके एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री में जो रेट्स, लेकिन उसमें पहला क्लाइंट बूस्टर था, कॉन्फिडेंस उसने बूस्ट किया और अल्टीमेटली उसमें अब अगर एज इट इज़ उसकी बात करें तो वो हर क्लाइंट की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, डिफरेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग से आप क्लोज करते हैं। तो वो अल्टीमेटली वो ऐसा जितना बड़ा ब्रोकर नहीं था, लेकिन उसको आते आते भी कोई 8-9 महीने लगते थे पहले क्लाइंट, और एक इसमें स्ट्रगल थी, बिजनेस डेवलपमेंट में है और ये अच्छा होता है, इससे आप गुजर। अभी जिस तरह आपने एक टर्म इस्तेमाल की, लो बजट क्लाइंट था, तो हाउ शुड वी रिकॉग्नाइज कि ये क्लाइंट लो बजट है या ये क्लाइंट अपने काम के लिए फोकस्ड है? मतलब वो काम चाहता है, कई क्लाइंट होते हैं वो सिर्फ कहते हैं कि कॉस्ट हमें कम मिल जाए, हाँ जी, तो सिर्फ पैसे कम हो, काम मुझे जिस तरह का भी मिल जाए। तो हाउ, मतलब किस तरह हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी क्लाइंट को? देखिए जी, एक बंदा आपके पास आ रहा है इनबाउंड के तौर पर, इनबाउंड लीड आ रही है, वो आके फरमा रहा है कि ये काम है, कितने पैसे लगेंगे, हाउ मच यू विल चार्ज। उसका भी फोकस्ड क्या है, बजट फोकस्ड माइंड है। वो आप इससे समझ सकते हैं कि वो लो बजटेड क्लाइंट। अच्छा, उन लोगों के लिए जिनसे हमारी ये डिस्कशन चलती रहती है, मैं माफ़ी, क्योंकि वो बातें रिपीट हो जाती, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए ये सर। और लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो आपको आके कह रहा है जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करो, इसका प्रॉपर एनालिसिस करो एंड देन मुझे इस पर अपना फीडबैक दो, उस पर क्वेश्चनिंग करो, इस पर मीटिंग स्केड्यूल करो, उसको समझो, कोई डॉक्यूमेंटेशन दो। वो एक प्रोफेशनल क्लाइंट है। अब ये आपने समझना, अब इसकी स्ट्रैटेजी और इसकी स्ट्रैटेजी फर्क है, आप दोनों को एक तरह डील ही नहीं कर सकते। मैं अक्सर एक बात सेल्स वालों के लिए या बिजनेस डेव वालों के लिए, बिज डेव के लिए कहता हूँ कि सेल्स कोई भी एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं है। हर बंदे को उसकी अटेंशन रिक्वायर्ड है, वो आपने देनी है। हर बंदे को उसकी पर्सनलाइजेशन रिक्वायर्ड है, वो आपने देनी है। हर बंदे के लिए आपको नई स्ट्रैटेजी मेकअप करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन और एट अ टाइम आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल तो ये भी चल रहा है ना कि AI चैटबॉट्स बना लो, वो आपके लिए सेल्स क्लोज कर सकते हैं। तो असल में देखिए, AI इज अ गुड थिंग अगर आप उसको स्मार्ट वे में यूटिलाइज करते हैं, और करना भी चाहिए। मतलब अब क्या, आपने अगर 15 मिनट आपने मैसेज लिखने पे लगा दिए तो आप उसको प्रॉपर AI से लिखवा लो, आप उसको, बल्कि लिखना आपको खुद चाहिए हमेशा। डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में, स्मार्टनेस और उसकी जो मिस्टेक्स वगैरह है वो सारी रिव्यू के लिए आप AI को दो।
लेकिन सही। अल्टीमेटली उसको ओवरलुक करो, उसमें ह्यूमनाइज फील होनी चाहिए कि अल्टीमेटली डिसीजन आपके हाथ में ऐसा कोई आपके साथ वाकया हुआ है है। ये कि एक टर्म यूज होती है ह्यूमन इन द लूप, हाँ ये जरूर होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा था कोई ऐसा वाकया हुआ है कि आपने एआई को यूज करके हाँ, क्लाइंट बड़े के मजे का एक साथ वाकया मैं आपको मज़ा आएगा। मैं खुद बड़ा उसको एंजॉय, या सीनियर्स ने भी एंजॉय किया था। वो क्लाइंट को मैंने जीपीटी से रिस्पॉन्स किया, क्लाइंट साहब ने फरमाया जीपीटी रिस्पॉन्स ओके बाय बस। बस तो वो बड़ा मुझ पे ऐसे, अच्छा मजे की बात, मैं फॉलो अप भी उसको फिर जीपीटी से ही किया, वो क्योंकि स्टार्ट था तो सही। ये सारी चीजें, लेकिन वो बड़ा एक मजे का। ऐसे लर्निंग हो गई बंदे की कि यार हाँ। अगर कोई एआई टूल यूज भी कर रहे हैं ना तो उसमें ह्यूमन टच लाजमी देना देखिए पड़ेगा। आप उसको सिर्फ ये कहेंगे इसमें से मिस्टेक्स हटा दो, ग्रामर मिस्टेक्स और ये वाली चीजें, बाकी लिखें आप खुद के, उसके पीछे आपके मैसेज के पीछे ह्यूमन नजर आए या इसके एआई। आप एआई को एक टेक्स्ट भी दे देंगे ना पूरा पैराग्राफ, आप उसको कहेंगे कि लिख दो, वो फिर वर्ड्स को चेंज कर देगा, वो फिर एआई फीलिंग जाएगी, वो नहीं बिल्कुल होनी ऐसे ही। चाहिए। ये चीज होती है। अच्छा जुबैर भाई, इंटरेस्टिंग आपकी कहानी तो है, लेकिन अगर अब कोई नया बंदा है या मैं ही हूँ जिसको अभी पता नहीं है इस चीज़ का, वो अपना पहला क्लाइंट कैसे ले सकता है? मुझे इसका आपने प्रॉपर रोड मैप देना है। देखिए इसमें ना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा, आपने अपनी नीश कौन सी रखनी है। असल में हम मल्टीपल नीशीज में पड़े रहते हैं, इररेलेवेंट नीशीज में पड़े रहते हैं, इररेलेवेंट चीज़ों पे हम बिड करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हम एक कॉन्फिडेंस भी अपना लूज करते हैं। हमारे लिए आप तो पहले इसको सेल्स को एज अ होल समझें, किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट ही ना करें, मतलब सही। आप डायरेक्ट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म वगैरह से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे रिजेक्शन नहीं आएगी, सही है। आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आएंगे। आप पहले उसको एज अ पूरा सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, आप ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें, अपने विजुअल्स को पहले इंप्रूव करें। जो क्लाइंट ने आपको अगर अभी डिस्कशन से पहले देखना है, वो वाली चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए। सही है। ठीक है, आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे आपको अल्टीमेटली कोई कन्वर्जन आ सकती है। तो पहले उन चीज़ों पे काम करें और लर्निंग करते रहें। ये लर्निंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, रिजेक्शन आती है, कभी कभी इतने अच्छे ओपन बजट वाले क्लाइंट्स आ जाते हैं, कभी निगोशिएशन आपको बहुत करनी पड़। मुझे याद है मेरा एक क्लाइंट था वो उसका मैंने उसे 7,000 कोटेशन दी, ये अपने कैरियर के अर्ली मैं बता रहा हूँ, 7,000 की कोटेशन दी, और वो मुझे ये कह रहा था मैंने ना अपना माइंड शिफ्ट कर लिया, अभी मैं इस पे काम नहीं करना चाहता और मैं ना कुछ 3-4 महीने बाद करूँ। मैंने उसको एक बात की, देखो साफ सी बात है, आपने इस आइडिया पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने भी किया, आप कॉन्फिडेंट थे, आप एक्साइटेड थे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में। अब आप जा रहे हो, मुझे पता है सिर्फ कॉस्ट की वजह से, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी इसमें एक टीम डिस्कशन करता हूँ, सीनियर्स से पूछता हूँ और मैं फिर आपके पास आता हूँ। मैं 7,000 को मैंने उस पर कोई 20% मार के मैंने उसको राउंड फिगर 5,500 किया। सही। और मैंने उसको कहा कि ये एक डिस्काउंटेड पैकेज है, ये स्पेसिफिकली आपके लिए। सही। और ये अभी मैंने आपको दे दिया और इसमें मैंने किसी बड़े की परमिशन या वो डिस्कशन ही नहीं की, ये अपनी उस पर दे रहा हूँ, बस मैं एक आपके साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म नजर आ रहा है। और अल्टीमेटली वो बंदा सिक्योर हो गया। अब एक यही था ना, इधर एक नॉर्मल बंदा होता, नॉर्मल नहीं मतलब एक बिगिनर होता, वो क्या करता, उसने अल्टीमेटली यही करना था कि ठीक है प्लीज कीप मी इन माइंड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आपने डिस्कशन क्यों किल कर रहे हैं? आपको पता है एक बंदे का आइडिया है, उस पर थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो जाओ बजट एंड से अगर हो सकता। नहीं, अगर किसी के पास लूप ही ना हो जिस तरह आपके पास, तो मे भी इस टाइम पे लूप होगा ना कि आप कॉस्ट कम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बंदे के पास लूप ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? नहीं, किस चीज़ का लूप? लूप से मुराद के उसके पास फ्लेक्सिबल करने का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, तो इसमें आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है। कभी कभी सीनियर आपको मशवरा देने के लिए होता है, कभी नहीं होता। कभी आप ऐसे टाइम जोन में काम करें कोई अवेलेबल ही नहीं। बिल्कुल। ये असल में मसला ये है, इनिशियली आपने ये देखना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है। बिल्कुल। आप गलती कर दो यार, देखो रिस्क लो ना, एक क्लाइंट क्या हो जाएगा ये तो इस डिस्कशन से पहले भी नहीं था ना, ये भी चला जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ने लगा। आप रिस्क लो, जाता चला जाए, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस हो के मैं इसको इस पे ऑन बोर्ड कर सकता हूँ, आप वो वाला रिस्क जरूर लो। आप अपना कॉन्फिडेंस मीटिंग्स का बिल्ड करो, आप दूसरी चीज़ों का करो, आप विदाउट किसी की इन्वॉल्वमेंट आपको करना है काम, ताकि ये ना हो कि वो इस वक्त अवेलेबल नहीं, आपका काम रुका हुआ। तो इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा कि तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो ये खुद सकता ही है? गलतियां करो, रिजेक्शंस लो, मजाक बनाने दो क्लाइंट्स को या जो कुछ भी है, लेकिन उससे लर्निंग करते रहो, वो रुकना नहीं। उसमें असल में यही होता है ना, हम शुरू में
2-3 ऐसे मामला होते हैं, उस पर भी हम फिर कॉन्फिडेंस और लूज कर बैठते हैं। बिल्कुल। उसमें से लर्निंग करके उसमें से तो अपॉर्चुनिटी। लर्निंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म है जो हम नहीं, लर्निंग use ऐसा ये कम्युनिकेशन लर्निंग है क्लाइंट पे। सही। ये लेकिन कम्युनिकेशन तो देखे ना, आपको कोई एआई या कोई प्लेटफॉर्म नहीं सिखाता। जो चीज़ आपने रिस्पॉन्स मौके पे डिसाइड करना है ना, जीपीटी भी लिख के देगा आपको, एआई भी लिख के देगा, लेकिन वो आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। वो उसको भी पता चल जाएगा। अब आपने बंदे से, मैं आपसे बात करूं, मुझे अभी डिसाइड करना है आपको कैसे आंसर। मतलब नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, कि आप डिफरेंट टाइप के लोगों से कम्युनिकेट करें, उनसे सीखें कि कैसे उस चीज़ का जवाब देना है आपने। हाँ, कम्युनिकेशन जाहिर है ये भी एक, क्योंकि सेल्स में मेनली तो कम्युनिकेशन ही है ना। रेलिवेंट लोगों से, रेलिवेंट जैसे हम लिंक्डइन पे रेलिवेंट लोगों को अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, रेलिवेंट फीड उनकी होगी, रेलिवेंट चीज़ें सामने आएंगी, उससे आपकी नॉलेज भी जाहिर है इंक्रीज। बिल्कुल ऐसे ही। तो रेलिवेंट कम्युनिकेशन से भी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। एक दूसरे बिजनेस डेवलपर्स सारे बैठ के स्ट्रैटेजीज और इन चीज़ों पर, जैसे हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है 20-22 लोगों का, और हम अक्सर बीडीज इकट्ठे बैठे किसी चीज़ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग और ये सब करते रहते हैं। कोई ब्लोकर्स जो आ रहे होते हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं। सही। तो ये सारी चीज़ें। तो अभी जिस तरह आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, आप बता रहे थे, तो उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं अभी के लिए? अभी देखें, इसको अभी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, डिफ़िकल्टी ही है सारी। सही। अभी A to Z जाहिर है सारा कुछ है, लेकिन मैं आपको भी मज़े की एग्जांपल बताता हूँ। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंजिंग से ना, मैं आपको भी एक एग्जांपल से देता हूँ। अपवर्क पे क्लाइंट जो अभी हमने रिसेंटली सिक्योर किया, लास्ट क्लाइंट की एग्जांपल, उसने कहा जी 18 मंथ्स की मैं कोलैबोरेशन चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, लेकिन मार्केट से रेट उसका समझ ले 60% कम। अच्छा। मार्केट में अगर स्टैंडर्ड $4-5 हज़ार का चल रहा है, वो $2,000 का क्लाइंट। सही। ठीक है, लेकिन 18 मंथ्स की वो उस पर चाह रहा था। मैंने उसको ये नहीं कहा, मैंने काम किया है, पोर्टफोलियो ये है, ये एक नॉर्मल पिच और एक बेसिक सी पिच है, हर बंदे ने यही करना होता है, कोई तरीका भी ये गलत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, एक तरीका सेम चल रहा है वो लोग। मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा मैं ये नहीं देख रहा कि आप कॉस्ट क्या दे रहे हैं, मैं आपकी कॉस्ट पे अर्निंग से ज्यादा लर्निंग करना चाहता हूँ। ये एज इट इज मैं उसे लिख रहा हूँ। सही। मैंने कहा मैं लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन देख रहा हूँ, 18 महीने में 18 काम हो रहा है। ऐसे ही नेटवर्किंग से, रेफरेंस से और मुझे क्लाइंट मिल सकता है, जो ये अपने माइंड में सोच रहा था। मैंने कहा इसी को प्रोडक्ट है आपकी, 18 महीने बाद इसकी मेंटेनेंस का काम आ सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट उसको ये मैं बता रहा था कि मेरी अप्रोच बहुत क्लियर है। आपका जो आप जो कह रहे हैं लो बजट के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म में कह रहा हूँ, मैं उसके साथ बहुत अलाइन कर रहा हूँ। मैं अगर इससे मुझे आपकी रेफरेंस से कुछ मिल सकता है, या मुझे आपकी मार्केटिंग में आगे मैं जा सकता हूँ। सही। और आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं ये मार्केटिंग भी जो फील्ड अपनी चूज की ना, मीडिया बायर के तौर पे, उसका भी पर्पस ये था कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। सेल्स मैं खुद कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे, और एड्स वगैरह और मीडिया बाइंग भी मैं खुद कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं मीडिया बाइंग की गिग ऑप्टिमाइजेशन या उसकी प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइजेशन करके मैं सिक्योर करता हूँ, अब मुझे किसी सेकंड बंदे की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। इसलिए, और ये वो मजे की फील्ड्स हैं, सेल्स या मार्केटिंग ऑब्सलीट हो ही नहीं सकती। बिल्कुल हो ही नहीं सकती ना। अभी चलें, अब हम थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं कि जिस तरह पिछले दिनों में, मतलब कोई आज से 5-7 साल पहले पीछे जाएं, 2018-19 में फ्रीलांसर्स ने बहुत पैसा कमाया जब कोरोना की वेव आई। और लेकिन अब के लिए अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करें तो आपको पता लगता है कि डाउनफॉल चल रहा है ना फ्रीलांसिंग का। तो आपकी इस पे क्या राय है? आप बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट आपने अगर इस पे स्टडी की है, या आपने जहाँ से भी ये क्वेश्चन आपने स्टडी करके या आपके ज़हन में वैसे आ रहा है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मैं अगर आपको वो दे भी दूँ, आप ज़रूर लगा भी दीजिएगा। 2019 में कोरोना के दौरान डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है, tribune.pk की है, फोर्ब्स पे वो आर्टिकल छपा हुआ है। पेनियर फरमा रहा है कि पाकिस्तान इज़ द 4th ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। ओके। और पाकिस्तान की जो सिर्फ विद इन 19 से 20 के पीरियड में $397 मिलियन फ्रीलांसर ने जनरेट किया था उस वाले फेज। वो जाहिर वर्क फ्रॉम होम और वो सारा एक माहौल भी वैसा बन गया था, उसको अच्छे वे में, स्मार्ट वे में यूटिलाइज। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो क्रैश की बात आप कर रहे हैं, इस वक्त वाकयातन क्रैश है। अब वो सारा आप डाटा उठा के देख लें, उन सारे फ्रीलांसर का $397 मिलियन जिन्होंने जनरेट किया, वो था क्या? वो कंटेंट राइटिंग थी। अच्छा। वो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी,
वो इस किस्म की वो फील्ड थी, कैनवा का काम था अच्छा कि अल्टीमेटली अब 2022 में जब एआई आया ना, उसने इसको अल्टीमेटली सारी कम मार्केट कर को दिया। क्रैश कर दिया और उसका इम्पैक्ट आया। मैं आपको अपने एक दोस्त की एग्जांपल बताता हूँ। मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त डिज़ाइनर है, यूआई पे बहुत उसने काम किया। वो अब रोता है, उसके 3 क्लाइंट थे, तीनों चले गए हैं। $100 वो उनसे एक उसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिज़ाइन की कर पोस्ट लिया। का वो चार्ज करता था। सही वो खुद फरमा रहे हैं कि तेरे 3 दिन हम नखरे उठाते थे ठीक है। उसका हमारा गैप आ रहा था, टाइम कम्युनिकेशन जोन्स का सही गैप आ रहा था। $100 तुझे हम दे रहे थे, 3 दिन बाद हमें काम मिल रहा था। $20 की सब्सक्रिप्शन हम देते हैं मंथली एआई को, है। वो हमारा विद इन सेकंड्स वो काम कर देता। लेकिन इस तरह तो यही सारा कुछ ले जाएगा। नहीं नहीं, इसमें या आपको नहीं लगता कि मे बी उसी ने अपने आप को अपग्रेड ना किया हो? हाँ ये बात है ना, आपने ट्रेंड के साथ मूव करना होता है। एआई में से भी फायदा निकाल लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एआई डेवलपमेंट इस वक्त कितनी हो रही है, बिल्कुल। हर बंदा उस पर शिफ्ट कर रहा है। बिल्कुल। अल्टीमेटली अब इन चीज़ों पे आप कुछ नहीं बना सकते। अब आपने गिग ऑप्टिमाइजेशन से निकल के आपने सॉल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन पे जाना। ओके अब स्किल से निकल के सॉल्यूशन की तरफ जाना। क्लाइंट को अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड बंदा चाहिए। क्लाइंट को क्या चाहिए कि उसका जो सिस्टम है, उसका बिजनेस है, उसको ऑटोमेशन चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी तो है इसमें। बिल्कुल। अब ये है कि आपने ट्रेंड के साथ मैच करना होता है। अब इसमें आप ये देखें, मैं इसको फेलियर कहूँगा, नाकामी कहूँगा, या इसकी सीरियसनेस का लेवल देखें स्टेट का भी और इस सारे मामले में हमारा खुद का भी, या हम पागल बन जाते हैं या हमें लोग बना लेते हैं। पहले तो आप स्टेट के तौर पे माशाल्लाह से digiskills.pk आप वेबसाइट जाके देखें, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेबसाइट। बिल्कुल ऐसे ही। उस पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, उस पर अरबों रुपया लगाया जा रहा है। उनके आप आज के स्किल्स देख लें क्या है, माशाल्लाह से कैनवा डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और ये वो चीज़ें जिनका स्कोप ही कोई नहीं रह गया। हाँ ये तो है। मतलब फोर्ब्स की रिपोर्ट छपी हुई है, आफ्टर चैट जीपीटी देयर इज अ फॉल शार्प डाउन ऑन द कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग 40%। मतलब आप अभी तक हम 2026 में वो पढ़ा रहे हैं। फिर माशाल्लाह से हमारे एक और सीरियसनेस का लेवल देखें कि जहाँ एआई की तरफ दुनिया एक्सपेंशन और एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, वहाँ हम फायरवॉल लेके आए। फायरवॉल से हमने अब 2024 से 25 का आप एरिया देखें, फायरवॉल के दौरान जितना अब ये मैं उसका आपको अगर अपना इसी का जो हमारा पाशा का है, ये पाकिस्तान जो आईटी और एसोसिएशन का, उसका ऑफिशियल डाटा से अगर अब बताऊँ तो वो खुद क्लेम कर रहा है, ये पाकिस्तान आईटी एसोसिएशन इंडस्ट्री के उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि $300 मिलियन का इससे नुकसान हुआ इस सारे फायरवॉल की एक्टिविटी से। और इस सारी नहीं तो ये कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का सारी का? अल्टीमेटली जाहिर है इसमें तो जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट की है। और वो 300 मिलियन का जो लॉस हुआ है उससे एक ब्रेन ड्रेन भी हुआ है आपके। उस दौरान उस एक पीरियड में 8.5 लाख प्रोफेशनल्स बाहर गए मुल्क से, उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल आईटी के थे। बिल्कुल ऐसे। ये मैं डाटा की बेस पे सारी बात है। अगर आपका मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी देख, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी फिर आप पाकिस्तान तो छोड़ेंगे। अब आप एक और इंटरेस्टिंग डाटा देखें, मतलब ये इन फैक्ट्स पे, इन चीज़ों पे शायद ही कोई बात करता हो। मैं वैसे ही चलें, आज एक आपने मौका दे दिया। सही। हमारे पास 10,000 रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज पाकिस्तान में। और डाटा के मुताबिक बात करें, 6 लाख टोटल हमारे पास प्रोफेशनल हैं जो इन ऑफिसेज में इस आईटी स्ट्रक्चर में अकोमोडेटेड। सही है, 6 लाख। सही है। हमारा जो ईयरली जो एक आईटी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं जो सीएस और बीएसआईटी और इन फील्ड से अब एआई वाली से निकल के, वो 70,000 75,000 आ रहे हैं। सही। अब मार्केट तो ऑलरेडी नीचे जा रही है, तो डाउनसाइजिंग और ये वाले फैक्टर्स चल रहे हैं, आप ट्रेंड के साथ अलाइन ही नहीं कर पा रहे। अब इन लोगों ने क्या करना है अल्टीमेटली, इनको अगर इधर कोई नई पोजीशन मिलेगी, इधर नहीं सिक्योर कर पाएंगे, तो अब इन्होंने कहीं तो जाना है ना। ये फिर गिग्स पे जाते हैं, वही उसमें फिर कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं अच्छा, ना उसकी प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इन्होंने अब कुछ अपने फ्यूचर के बारे में देखना है, कुछ करना ही है। फिर साथ ही साथ आप ये देखें तो ये वाला फैक्टर हो गया।
फिर ऐसे लोग डीमोटिवेशन के साथ कहाँ चले जाते हैं, अल्टीमेटली स्कैमर्स के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। वो उन्होंने अपनी, आप मजे की बात देखें ना, स्कैमर क्लेम क्या करता है, वो कहता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं स्कैमर हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि कामरान भाई आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पैसे कमाना सिखाता हूँ। पैसे दो आप मुझे, मैं आपको पैसे ये बड़ी मजे की टर्म थी वैसे कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पैसे कमाना सिखाता हूँ। तो आप इसमें देखें वो अल्टीमेटली फिर जाहिर है कि इन लोगों ने अब वो उनके पास जाते हैं, आप मेटा एड्स लाइब्रेरी का डाटा उठाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि जी जिनकी हम वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, ये लाखों रुपया एड स्पेंड पे लगा रहे हैं, एड पे स्पेंड कर रहे हैं लाखों रुपया ये स्कैमर्स। बिल्कुल, मतलब लाखों लगा रहे हैं, कितने लाख और कमा रहे होंगे वो। वैसे ही है कि क्योंकि अब उन्हें भी पता है ये जो सारी मार्केट की सिचुएशन चल रही है, इसमें अब स्किल को बेचो, अब स्किल्स को बेच के अब आप ना, नहीं, इसके पीछे कसूर किसका है बेसिकली अगर देखा जाए तो? कसूर अब इसमें सारे फैक्टर। स्कैमर के लिए हमने एक एरिया छोड़ा, हम क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी हमारी सीरियसनेस क्या है, या आप माशाल्लाह से डायरेक्शन लेस भी हैं, नए आने वाले लोग, उनको इंडस्ट्री की समझ ही नहीं है, या वो अलाइन ही नहीं कर पा रहे, या किस एरिया में वो कंफ्यूज्ड होते हैं, उन्हें आखिरी ग्रेजुएशन तक पता ही नहीं होता मैंने करना क्या है। हाँ, ये सारी तो चीज़ें उन्हें आइडिया ही नहीं होता। तो ये वाले फैक्टर्स भी हैं। फिर अल्टीमेटली अब सारों का मिला जुला ही इसमें कंट्रीब्यूशन है सारे इसमें। तो ये एक सिचुएशन चल रही है अभी मार्केट की। अच्छा जुबैर भाई, जिस तरह मेरी डिस्कशन चल रही है कि डाउन साइजिंग चल रही है कंपनीज में, और फ्रीलांसर भी अब फ्री हैं, मतलब समझ लें फ्रीलांसर फ्री हैं, काम नहीं मिल रहा उन्हें, तो ये पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आ रहा है या सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये कोई खास तोहफा है? वर्ल्ड नहीं, स्पेसिफिकली देखें, एक पैटर्न सेट है ना हमेशा से, गोरे हैं, अंग्रेज़ों ने एशियन मार्केट से काम करवाना होता है, उसको आउटसोर्स करते हैं। एज अ रिसर्चर ना, अगर मैं इसको फॉलो करूँ कि फॉलो द मनी एक टर्म यूज होती है कि पैसा जा कहाँ रहा है, क्या पैसे की स्पेंडिंग बंद होगी, वो नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे, वो स्पेंडिंग ज़्यादा हुई है, वो डे बाय डे, वो मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। सही। लेकिन ये शिफ्ट जो अब ये आपकी रिसेंट हरकतों की वजह से ये जो सारी हुई है, उसकी वजह से वो शिफ्ट कर गया है इंडिया और फिलीपाइंस की तरफ। ओके, इंटरेस्टिंग। और मज़े की बात ये है कि फिलीपाइंस को एक एज है इंग्लिश का, बेसिक उनकी कम्युनिकेशन और ये वाला एक एज मिल जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान और इंडिया से। और इस वक्त डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की बात करें तो फिलीपाइन इज़ द 6th ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी, और उनके जाहिर है एशियन रेट कंपैरेटिवली उनके भी अच्छे हैं, जो कि और क्वालिटी वाइज भी उनमें अराउंड 1.5 मिलियन उसमें अभी पिछले कुछ अरसे में उनके प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल में इजाफा हुआ। सही। तो मनी उधर ही है, उधर काम भी उतना ही करवाया जा रहा है, बस रीजन और एरिया नहीं। तो आपको जुबैर भी क्या लगता है कि ये शिफ्ट होने की वजह सिर्फ ये फायरवॉल और ये चीज़ें हैं, या हमारा स्किल सेट भी उनसे कम है? देखिए, हम एक तो रेगुलर ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ मैच नहीं कर पाए, वो एक फेलियर जो अपना है वो अपनी जगह ही है। बाकी जो इसके फैक्टर्स हैं, आप सिर्फ इस पे गूगल पे आप इसका इम्पैक्ट देख लें फायरवॉल का, आप फेसबुक कर लें, आप लिंक्डइन कर लें, आप लाखों पोस्टें आपको मिल जाए लोगों की, सिर्फ इस इंटरनेट की डिस्टर्बेंस से लोगों की जॉब्स गई। बिल्कुल सारे मामला है, सारी बात है। आप अपने क्लाइंट से अगर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर काम करवाना है, जिसका वो बिजनेस है, जिसकी प्रोडक्ट है, जिसकी डेवलपमेंट है, जिसके वो मामला हैं, वो तो उस पे तो नहीं ना, वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे उसने वो, और इसमें फिर बैकअप हमेशा हर बंदे का मौजूद है। बिल्कुल ऐसे, कोई भी कंपनी, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी डेवलपमेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो मौजूद ही होता है हर बंदे का बैकअप हर। ये तो है। अच्छा जुबैर भाई, हमने काफ़ी देखा है कि लोग ना जो लूप होल तलाश कर लेते हैं या स्ट्रेटजीज जो बनाते हैं वो बताते नहीं लोगों को। तो अभी जिस तरह आपने बताई हैं 1-2 स्ट्रेटजीज, तो आपको इससे डर नहीं लगता कि आप अपनी स्ट्रेटजीज बता रहे हैं तो कोई और इम्प्लीमेंट करके उससे? नहीं, इसमें देखें, इसमें डर वाली क्या बात है, हम तो ओपनली, बल्कि कोई नई फाइंडिंग, नई रिसर्च और नई चीज़ें वो ओपनली बताते थे। सही। खुद अभी इम्प्लीमेंट उस पर किया नहीं किया, दूसरे भाई तू कर, ये ओपनली, इसमें कोई ऐसे, क्योंकि असल में वो किबला वासिफ साहब फरमाते हैं कि जो तुम्हारा खालिक है ना, तुम्हारे ज़हन में आने वाले ख्याल का खालिक भी वो। सही। वो गालिब कहता है ना, आते हैं गैप से मज़ामीन ख्याल में। सही। तो ये वो नई चीज़ें आती रहती हैं, नए मौके, नई चीज़ें, ज़हन में पैदा कुछ ना कुछ और होता रहता है, इसमें कभी कोई खतरा या वो चीज़ नहीं हुई।
कोई और करता है भाई 100 बिस्मिल्लाह करे, अच्छी बात है। वो कुछ सिक्योर कर ले तो वो मैं समझूंगा मेरी उसमें मतलब कामयाबी है, सही। और मेरे लिए खुशी की बात है अगर मेरी स्ट्रेटजी से किसी का भला हो। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि लॉन्ग रन में बिजनेस डेवलपमेंट की क्या फ्यूचर क्या है? बिजनेस डेवलपमेंट अगर कोई बंदा स्टार्टअप भी करना चाहता है तो उस एक तो उसका स्टार्टिंग के लिए मुझे थोड़ा आपने एक छोटा सा बस बताना है पोर्शन के वो किस तरह स्टार्ट करे, और लॉन्ग रन में इसका क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? हाँ देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा ये काम ना ख़त्म होने वाली ये फील्ड ऐसी है, ये मार नहीं आपको खाने देती, ये नीड हर बिजनेस की है। बिल्कुल। साथ इसमें आप जैसे मैंने अपना कोर स्किल सेट में आप इसको मार्केटिंग को लें, ताकि एक तो एज अ सेल्स एंड अ मार्केटिंग ये आपको इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा मौके अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगी, सेल्स सही। प्लस मार्केटिंग। तो उसमें यही है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप पे हर चीज स्टेप ऐसे ही है कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो भाई इस फील्ड में घुसना है, फिर इसमें रहना है, इसमें रिजेक्शन बहुत है। इसमें तो ये है ना कि क्लाइंट आपके बस देने लगा है पैसे, उस मौके पे रिजेक्ट कर देगा, वो बिल्कुल। डीमोटिवेट नहीं आप हो सकते, आप फिर बाकी काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी है कि बिल्कुल ही उम्मीद एक बंदे से नहीं, आप उसे सही तरह टाइम भी नहीं दे पा रहे बिल्कुल। या नहीं दे रहे, उम्मीद नहीं है, वो आपका क्लोज हो जाता है। तो सेल्स ऐसी प्रिडिक्टेबल चीज ही नहीं है। हाँ, ये इसमें तो आपको बस डिसाइड करना है वंस फॉर ऑल कि हाँ ये काम करना है, उसमें रहना है। रिजेक्शन है, मैं हमेशा कहता हूँ अपने ट्रेनिंग के दौरान या उसके दौरान के ये 100 में से 3% है सिर्फ जो आपका टारगेट, उस पे बस फोकस करें। मैं मेरी यही हमेशा रहती है, एक बंदा मुझे थोड़ा सा उसमें से नज़र आ रहा है ना, वाइब आ रही है, पोटेंशियल है, ये क्लोजिंग की तरफ जा सकता है, मैं बाकी सारे काम उस वक्त छोड़ के उस पर फोकस्ड हो। एक दफ़ा फोकस उसको मैं कर लूँ क्लोज, हाँ फिर वो मेरी तरफ से बस बाकी अब संभाल लें, फिर मैं अगले पे फोकस नहीं। तो इसमें अब जुबैर भाई आपकी टीम कितना मैटर करती है? आपने क्लाइंट तो क्लोज कर लिया, आप आपके पास उस लेवल की टीम ही नहीं है जो उस क्लाइंट का काम कर सके, तो फिर डिपेंड करता है वो फिर पूरे कंपनी स्ट्रक्चर पे, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ये जो भी कर रहे हैं वो बात के फैक्टर्स हैं। वो तो फिर अब आपको अच्छे आउटसोर्सिंग में अच्छा कोई डेवलपर देखना पड़ता है। टीम में तो वो जाहिर है आपसे तो जिम्मेदारी हट गई ना, बिल्कुल आप अपना काम कर दिया, जो फर्स्ट फेज है जो। लेकिन इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पे तो जाता होगा ना कि अगर क्लाइंट का आप काम नहीं हो रहा, वो फेलियर तो एज अ टीम सबका ही है। बिल्कुल, वो हम पे भी प्रोफाइल्स पे इम्पैक्ट आ जाता है, दूसरी चीज़ों पे आ जाता है, डीमोटिवेशन लूज हो जाती है। इस बंदे ने कितनी मेहनत से उसने सिक्योर किया था, वो किसी डेवलपमेंट की वजह से लूज कर जाए तो वो भी एक पूरी डीमोटिवेशन। सही आप कह रहे हैं। अच्छा जुबैर भाई, अगर यहाँ पे अब आप अपनी जर्नी रिमाइंड करें पूरे 5 साल के करियर की, तो आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? मेमोरेबल मूवमेंट एक तो नहीं है, बेशुमार है। आप क्लाइंट वाइज पूछ रहे हैं या आप कुछ भी हो सकता है, होल? मुझे लगता है कि क्लाइंट वाइज बता दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम इस डोमेन में फोकस होते हैं तो जाहिर है वो ज़्यादा चीज। अच्छा, उसमें मेमोरेबल तो नहीं कह सकते, मेमोरीज तो जाहिर है सारे क्लाइंट्स की, और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिसको इनिशियली उनमें कोई पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन रिस्क पे या उस वक्त एनालाइज करते हुए आपने उनको सिक्योर किया, अल्टीमेटली वो बहुत लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन में गए। अभी रिसेंट एक मुझे याद है, अभी उसमें लास्ट कंपनी में तो वो ये हुआ कि एक बंदा मेरे साथ एक्टिव कन्वर्सेशन, एक मैसेज मैं करूँ एक वो कर, दो भी नहीं करने पड़े। अच्छा। ये बहुत एक मज़े की कन्वर्सेशन होती है क्लाइंट वाइज, अगर आप देखें एक मैसेज चल रहा है। एज सून एज जब मैंने उसे वो दी है ना, कोटेशन दी, उसका रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। अच्छा, अब अंडरस्टैंड कोई भी कर लेगा, इधर तो कोई बिगिनर भी कर लेगा, क्या वजह भाई रिस्पॉन्स ना आए। अब वो बंदा कह रहा है लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहिए, सही है। वो बंदा कह रहा है मुझे टेक्निकल पार्टनर चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। मैं फिर वो कंपनी से चला गया था। मैं अब अपनी इधर आपको वैसे मज़े की बात बताने लगा हूँ, बाद में उसका जो भी बना, अब मैंने ये सिचुएशन को देखते हुए मैंने उसे क्या कहा, मैं कहा कि मेरी ना अभी मेरे सीईओ ने मुझे बुलाया, सीईओ को नहीं पता ये। अच्छा। मैंने कहा बस बुलाया, उसने सारी कन्वर्सेशन पर्सनली देखी है। अच्छा। उन्होंने रिव्यू किया प्राइसिंग प्लान सारा, सही है। उनका ये क्या भेज दी, वो लॉन्ग टर्म कह रहा है, वो कह रहा है पार्टनर चाहिए टेक्निकल। अच्छा। मैं ऐसे ये एक्सप्लेन करूँ, और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपको एक स्पेसिफिक रिवाइज्ड प्लान शेयर करूँगा, सही। वो उसको मैंने रिवाइज सारी पैसे हाफ करके भेज, सही, जो पैकेजेस थे। वो माशाल्लाह से 5 मिनट के अंदर से उसका रिस्पॉन्स आ गया, सही। तो ये यही चीज़ है ना, आपने अब इसमें थोड़ा सा आपने
कोई स्टोरी मेकिंग कर ली, कोई ऐसी चीज़ कर ली, उससे उसकी को पर्सनलाइजेशन, उसको अटेंशन कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जब आपको उसको उसकी वैल्यू समझानी, उसकी पर्सनलाइजेशन समझानी आ जाएगी ना, वो बंदा नहीं कहीं जाएगा। मतलब आपको क्लाइंट को प्रॉपर गाइड करना पड़ता है, ना कि उसकी जो Value addition करना। रोबोटिक कन्वर्सेशन नहीं होनी वो चाहिए, फायदा आपको ही- ह्यूमनाइज चीजें लेके चलनी पड़ती हैं। हाँ, वो बिल्कुल पर्सनलाइजेशन के साथ उसके पेन पॉइंट को एड्रेस करना होता है, फिर उसको वे आउट देना होता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज देनी होती है। तो इस सारी चीज से ही फिर आप उसको अल्टीमेटली कर सकते हैं। थैंक यू जुबैर भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके। लेकिन लास्ट पे कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें? हाँ, उसमें यही है कि इस फील्ड में डीमोटिवेशन नहीं है, सही है। वो आपने नहीं होना। बिगिनर्स को मैं कह रहा हूँ, या अब वाले लोग भी, अब जाहिर है एक तमाशा सा, और इसमें ये झूठ भी यार हमें बंद करना चाहिए। ये जो हर बंदा एक तो बिजनेस डेवलपर बन गया अच्छा। एआई की वजह से, और ये जो प्रपोजल और ये सारे शुरू किए हैं, वो अल्टीमेट अब क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, बिल्कुल यही है ना, कोई 3-4 महीने के लिए ज्वाइनिंग कर ली, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, उतने में नई कंपनी ढूंढ ली, परफॉर्मेंस कुछ भी, ये चल रहा है बीडीज का। तो ओवरऑल ये अब एक पैटर्न बन गया, और वो बस यही है, थोड़ा सा अपना फ्रंट एंड और अपने विजुअल्स अच्छे रखे हुए हैं, अपनी प्रोफाइल ऐसे रखी हुई है जैसे मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, रिजल्ट उससे कुछ नहीं। तो इस चीज़ से भी निकलना पड़ेगा। आप स्किल पे फोकस रखें, कन्वर्सेशन से सीखें, जो भी एक आपकी केस स्टडी होती है उससे सीखें, उससे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, उसको लोगों को भी बताएं, उससे बेहतर ही होता है, आपका एक्सपैंड ही करती हैं चीज़ें। शेयर ज़रूर करें अपनी स्टोरीज़, अपनी सक्सेस स्टोरीज़, उससे कोई, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं होता। यही मेरा मशवरा है। अच्छा जुबैर भाई, लास्ट पे जिस तरह मुझे पता है कि आप मेंटोरशिप प्लान वगैरह भी देते हैं, और आपने मुझे आने से पहले एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था, जी। तो वो बड़ा मज़े का लग रहा था, तो काइंडली उसके बारे में तो थोड़ा मेरी ऑडियंस को बताएं। जो मेरा पूछना चाह रहे थे जी, कि जी। ये इस ट्रेनिंग और इस कोचिंग में क्या क्या शामिल है। अच्छा, वो वैसे मैं खोल ही लेता हूँ, वो आपके जी वही डॉक्यूमेंट देख के वो असल में वो ये है कि जो हमारा सेल्स मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ओके, उसमें हम क्या क्या स्ट्रेटेजी, कैसे कैसे टीम्स को कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं, अल्टीमेटली फिर उससे रिजल्ट जनरेट करते हैं। दावा ये होता है कि 3 महीने के अंदर आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को हमने इम्प्रूव करना है, जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर है उनका, जो भी वो कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, वट एवर दे आर, उसको हमने इम्प्रूव करना है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले प्लेटफॉर्माइजेशन आ जाती है। ओके, सबसे जो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई बिजनेस एक प्लेटफॉर्म बन जाए, तो वो क्या करता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। फॉर एग्जांपल, उसमें फिर लोग भी काम करें। जैसे प्लेटफॉर्माइजेशन की एग्जांपल आप ले लें, टैक्सी जो है उसके लिए ऊबर एक प्लेटफॉर्म बन गया, बिल्कुल। फ्रीलांसिंग के लिए अपवर्क एक प्लेटफॉर्म बन गया। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, इस पे आपने कैसे काम करना होता है। कंसल्टेटिव सेलिंग एक किस्म हमारी होती है, वो मैं ट्रेन करता हूँ कि उसको आपने कैसे करना। इसमें इंपॉर्टेंस पर्सनलाइजेशन, प्रोडक्ट या बेचने से ज़्यादा वैल्यू को बेचो, क्लाइंट के प्रॉब्लम के सलूशन को बेचो, ये एक चीज़ होती है। ये बेसिक है, ये सबसे कोर स्किल सेट है जो आपको चाहिए होता है। सही। फिर उसमें स्किन इन द गेम, स्किन इन, ये अब मैं ज़रा मॉडर्न टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ। स्किन इन द गेम वो टर्म है कि जो भी चीज़ है जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप खुद उसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी आपने की। वो ऐसे ना हो कि आप बस हवाई बातें कर रहे हो, दूसरों को दिखा रहे हो, उसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से जब आप सिखाते हैं ना, तो उसका आउटपुट फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ये। वो सीखने में भी मज़ा आता है, सिखाने में भी मज़ा आता है। तो उसके बाद नीश डाउन आपको वो इसका आइडिया है कि हर नीश पे आपने टारगेट करना, आपने अपनी रेलिवेंट नीश को सिर्फ टारगेट, हर जगह नहीं हमने सही है हाथ मारने, पाँव मारने, हमें समझ आ गया, स्पेसिफिकली अपनी जो लाइन है बस उसमें रहना है, अपनी नीच में उसमें। सही। फिर ह्यूमन इन द लूप, जैसे मैंने भी ये पहले भी ह्यूमन इन द लूप की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एआई को आप यूज़ करें, टूल्स को यूज़ करें, स्मार्ट वर्क करें, अपनी वर्क एफर्ट को मिनिमाइज करें, आप स्मार्ट सॉल्यूशंस लें, काम को जल्दी करवाएं, लेकिन डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखें। वो हमने एआई को नहीं देना, सही, वो उसकी अच्छी नहीं है। देखें, एआई डाटा की बेस पे अगर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो डाटा अगर सही नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली खराब होगी। बिल्कुल, तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि एआई इमोशंस और उन चीज़ों, वो सिर्फ डाटा पे ही रिलाई करता है, उन सारी चीज़ों पे करता है। और अल्टीमेटली रेस टू द बॉटम जो चीज़ होती है ना, असल में ये वो होता है, ये एंड वाला फेज, इसको मैं समझता हूँ कि जब आप अपना स्टैंडर्ड लूज करना शुरू कर दो,
एक रेस है ना, बिल्कुल ऐसे। एक मार्केट में हम बांग्लादेशी फ्रीलांसर देख लें, इवन कि पाकिस्तान में भी कुछ, इंडिया में, वो इतने बड़े बड़े काम का बहुत छोटी अमाउंट चार्ज करेंगे, उससे एक मार्केट की डिवैल्यूएशन होती है, मार्केट गिरती है, कंपेटिटर आपके क्या होते हैं उनको भी फिर गिरना पड़ता है, बिल्कुल, ये तो है। वो अल्टीमेटली फिर एक कंपैरिजन आ जाता है। हाँ तो जी। उसमें फिर आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, काम सिक्योर करने के लिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड को लूज नहीं करना चाहिए। ये सिखाते हैं कि आपने ये कैसे कन्वे करना है कि हमारी ये बेसिक स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें, इसमें हम सोल्यूशन आपको फुल एज रिक्वायर्ड और बहुत प्रोफेशनल और बहुत स्टैंडर्ड वाइज बहुत ही अच्छा सोल्यूशन देंगे, लेकिन क्वालिटी और अपने स्टैंडर्ड को हम लूज नहीं करेंगे। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और भी बेशुमार चीज़ें, ये मैंने ये सिर्फ मज़े की टर्म लगी थी मुझे, मैंने इसलिए आपसे पूछी है। हाँ जी, तो ये डिफरेंट है थोड़ी। अच्छा लगा ये इनके डिटेल सुन के ना। ठीक है, थैंक यू ज़ुबैर भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और अगर आप भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह की और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।